गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस ज्योग्राफी लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। बच्चों, पिछली क्लास में हमारा एक ज़बरदस्त टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और टॉपिक का नाम था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। और उसी टॉपिक के कंप्लीट होते ही आज हम एक और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग और समझने वाला टॉपिक है। हरियाणा ही नहीं, कोई भी आप हरियाणा से बाहर एग्जाम दे के आते हैं, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप डी या उससे भी अपर ग्रेड का आपका कोई एग्जाम है, तो इस टॉपिक से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन बच्चों कंफर्म डाला जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, आसान टॉपिक है और बड़े मजे से इस टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवा तंत्र इसे हिंदी में कहा जाता है। बच्चों, ये जो अपवा नाम शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अपवा यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ड्रेनेज बोलते हैं, इसका अर्थ होता है निकासी। निकासी का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब हम जल को किसी मैदानी भाग से बाहर निकालते हैं तो उसे जल का निकास करना बोला जाता है। आप अपने घरों के अंदर भी जल का यूज करते होंगे और घरों के अंदर यूज किया गया जल जब आप घर से बाहर निकालते होंगे तो वो छोटी छोटी नालियों के माध्यम से घर से बाहर निकाला जाता है। ये छोटी छोटी नालियां आगे चल के बड़े बड़े नालों के अंदर गिरती होंगी, बड़े बड़े नाले आगे चल के नदियों में गिरते होंगे और नदियां सारे के सारे मैदानी क्षेत्र का यूज किया गया पानी बच्चों बाहर लेके किसी सागर खाड़ी में चली जाती होगी। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसी को हम बोलते हैं निकास तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा निकास तंत्र पढ़ेंगे अपने भारत के मैदानी भाग का। और भारत का जो अपवा तंत्र है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए भारत के अपवा तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है मेरे बच्चों। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। पहला जो आपका अपवा तंत्र होगा उसे बोलेंगे हिमालयन अपवा तंत्र। हिमालयन अपवा तंत्र। और दूसरा आपका जो तंत्र होगा उसे बोलेंगे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। प्रायद्वीप जिसे हम इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। आपने देखा होगा भारत के मानचित्र के ऊपर एक प्रदेश को जो भारत के बीच में बैठा है, नाम इसका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जमीन के ऊपर खड़े होकर जब आप नीचे की तरफ देखोगे, नीचे का मतलब चरणों की तरफ आप देखोगे, तो चरणों वाली जो दिशा होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम साउथ बोलते हैं। इसीलिए ये हमारा जो भारत होगा ये दक्षिण भारत होगा, साउथ इंडिया होगा। अब साउथ इंडिया के आप राइट हैंड में देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर जल, और ये सारा का सारा जो जल आपको राइट हैंड दिशा में नजर आ रहा होगा, इसी जल को हम बोलते हैं कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल के नाम से बच्चों इसे जाना जाता है, जो अपने भारत के पूर्व दिशा में क्या है? ये खाड़ी स्थित है। ऐसे ही आप भारत के पश्चिम दिशा में यहाँ पर जल ही जल जो देखेंगे तो पश्चिम दिशा का जो जल होगा, इस जल को मेरे बच्चों कहा जाता है अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब होगा अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर होगा। तो ये आपका अरेबियन सी है। और नीचे की ओर आप देखेंगे दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में यहाँ पर आपको नजर आएगा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो दक्षिण भारत एक ऐसा भारत है जिसके तीन दिशा में आपको क्या नजर आया? जल नजर आया। तो एक ऐसा भारत जिसके तीन दिशा में आपको जल नजर आ जाए, उसी भारत को मेरे बच्चों कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जितनी भी नदियां बहती होंगी, या तो वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी या वो अपना पानी लास्ट में अरब सागर के अंदर गिराएंगी। तो इन सारी की सारी नदियों के तंत्र को हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। और उसके अलावा उत्तर भारत का ये क्षेत्र जहां पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, तो बर्फ का घर आपका क्या कहलाएगा? हिमालय कहलाएगा। और बर्फ का घर यदि आपका हिमालय कहलाएगा तो बच्चों इस बर्फ के घर से निकलने वाली नदियां जो नीचे की ओर आएंगी, मैदानी भाग से बहते हुए जो लास्ट में किसी सागर खाड़ी में चली जाएंगी, तो उन नदियों का जो तंत्र होगा उसे बोलेंगे हिमालयन अपवा तंत्र। तो भारतीय जो आपका अपवा तंत्र होगा, इसे दो भागों में अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका अपवा तंत्र होगा वो होगा हिमालयन अपवा तंत्र।
हिमालयन अपवाह तंत्र सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और हिमालयन अपवाह तंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको हम 3 भागों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। और सबसे पहला हिमालयन अपवाह तंत्र में जो हम पढ़ेंगे वो होगा इंडस रिवर सिस्टम, इसे कहेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ये अपने भारत का और विश्व का ही सबसे बड़े तंत्रों में से एक है, गंगा रिवर सिस्टम। और लास्ट में हम पढ़ेंगे तीसरा नदी तंत्र, नाम होगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो साथ के साथ आप लोग नोट भी करते रहिएगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोगों को अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे अच्छे शानदार लिखाई के अंदर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो खुद के लिखे गए अक्षर खुद का साथ देंगे पेपर के अंदर। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है। गंगा नदी तंत्र का मतलब है कि गंगा नदी तो हम पढ़ेंगे, इसके दाएं और इसके बाएं और जितनी भी छोटी मोटी नदियां बहते हुए गंगा में पानी गिराएगी तो पूरा का पूरा गंगा और उनकी सहायक नदियों का एक जाल आपको बनता हुआ नजर आएगा। और इसी पूरे के पूरे जाल को, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम बोलेंगे गंगा नदी तंत्र। ऐसे ही सिंधु नदी तो हम पढ़ेंगे, सिंधु नदी के साथ साथ सिंधु के दाएं ओर से बाएं ओर से जितनी भी सहायक नदियां सिंधु नदी के अंदर पानी गिराएंगी तो एक नेटवर्क बनता चला जाएगा, और इसी नेटवर्क को हम बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। और ऐसे ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी को तो पढ़ेंगे, साथ के साथ ब्रह्मपुत्र के दाएं और बाएं और कौन सी नदियां अपना पानी गिराती है, तो एक नेटवर्क बनता चला जाएगा, उसे हम बोल देंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सा रिवर सिस्टम? इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो जितने भी बच्चे प्यारे प्यारे क्लास में आ चुके हो तुम लोग, अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करें, फिर कीजिएगा सर पढ़ना स्टार्ट। तो हेडिंग डालिएगा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को इंग्लिश में बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। चलेगा। अब देखिएगा बच्चों, सिंधु नदी तंत्र को हम मानचित्र पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। अब देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, मान के चलिएगा ये पूरा का पूरा आपका पहाड़ी क्षेत्र है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा तंत्र बनेगा। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं कैलाश रेंज। कौन सी रेंज कहा जाता है इसे? कैलाश रेंज कहा जाता है। और कैलाश श्रेणी पार्ट है मेरे बच्चों कौन से हिमालय का? सर ट्रांस हिमालय का। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया भी कि ट्रांस हिमालय कौन सा हिमालय है, जिसको हम 4 रेंज में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आपकी कराकोरम रेंज थी, एक आपकी जास्कर रेंज थी, एक आपकी कैलाश रेंज थी, एक आपकी लद्दाख रेंज थी। तो बच्चों ये जो कैलाश रेंज है ये मैंने आपको पढ़ाई थी, ट्रांस हिमालय का तो पार्ट है, लेकिन ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये आपकी तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। और ये तिब्बत नाम का क्षेत्र आपका कौन से देश के अंदर है मेरे बच्चों? ये तिब्बत नाम का जो क्षेत्र है ये चाइना का पार्ट है। किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है, ठीक है। अब देखिएगा, कैलाश रेंज के अंदर आपका एक झील भी है। कैलाश रेंज के अंदर ये आपकी जो झील है ना, इस झील को हम मान लेते हैं कौन सी झील? मानसरोवर झील।
इसी को पहले क्षीर सागर के नाम से पुकारा जाता था, है ना। पुराणों के अंदर मानसरोवर झील को क्षीर सागर कहा जाता था। और मेरे बच्चों इसी मानसरोवर झील के निकट आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिमायुंगडुंग। तो मान के चलिएगा यहाँ पर एक ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर का नाम है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। और ये चिमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है ये भी मेरे बच्चों कौन से क्षेत्र में होगा, तिब्बत क्षेत्र में होगा। इसी चिमायुंगडुंग ग्लेशियर की एक हिमानी जिसका नाम है मेरे बच्चों बोखरचू, एक एक वर्ड को अच्छे से समझते रहिएगा, बोखरचू हिमानी। और इसी बोखरचू हिमानी से निकलती है एक जलधारा, निकलने वाली उस जलधारा को मेरे बच्चों हम क्या बोलेंगे, सिंधु बोलेंगे, ठीक है। तो इसी हिमानी से निकलती है एक जलधारा, निकलती हुई ये जलधारा उत्तर पश्चिम दिशा में बहेगी, उत्तर पश्चिम दिशा से बहते हुए ये इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगी। और जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आपको नजर आएगा पानी ही पानी, और ये जो पानी होगा आपका, इस पानी को हम बोलेंगे अरब सागर। तो ये सिंधु नाम की नदी लास्ट में कौन से सागर में गिरेगी बच्चों, अरब सागर के अंदर ये अपना पानी गिराती हुई आपको नजर आएगी। अरब सागर है ये, कौन सा सागर, अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर, ठीक है। अब देखिएगा यहां से जब निकली थी तो यह तिब्बत क्षेत्र था, और जब तिब्बत क्षेत्र में ये आई तो तिब्बत क्षेत्र के अंदर इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा सिंधी खंबान। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है यहां से निकलने के बाद कौन सी नदी, सिंधी खंबान नदी। सिंधु को सिंधी खंबान कहा जाता है तिब्बत क्षेत्र के अंदर। और ये सिंधी खंबान मेरे बच्चों सबसे पहले अपने भारत के इस क्षेत्र में एंटर करेगी। कौन से क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सबसे पहले एंटर करेगी। और ये हमारा जो इलाका होगा ये लद्दाख का इलाका होगा, और इस गांव का नाम है दमचौक गांव। कौन सा गांव, दमचौक। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये हमारे कौन से गांव के अंदर एंटर करती है, ये दमचौक गांव लद्दाख के अंदर एंटर करती है मेरे बच्चों। लद्दाख के अंदर ये क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो आगे आएगा कारगिल, कारगिल के बाद आएगा ले। क्या आएगा, ले। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा एक और इलाका आएगा, और इस इलाके का नाम होगा ले। ये भी लद्दाख का क्या है, जिला है। लद्दाख की कैपिटल है ले, और लद्दाख के अंतर्गत आज दो जिले आते हैं, एक ले है, एक कारगिल है। तो ये ले जो है बच्चों ये भी सिंधु नदी के किनारे ही क्या है, बसा हुआ है, ठीक है। और ले होते हुए मेरे बच्चों ये पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है, और वहाँ से बच्चों ये अपने भारत की ज़मीन को छोड़ते हुए फिर पाकिस्तान में बहना स्टार्ट करती है। जहाँ से ये अपनी ज़मीन को छोड़ती है उस जगह का नाम है चिल्लास। क्या है, चिल्लास। तो चिल्लास होते हुए मेरे बच्चों ये अपने भारत की ज़मीन से पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है, और ये फिर पाकिस्तान में बहते हुए लास्ट में अरब सागर के अंदर गिरने का काम करती है। और यही नदी है हमारी कौन सी नदी, इंडस रिवर, सिंधु नदी। यही हमारी नदी कौन सी है, इंडस रिवर, सिंधु नदी है। तो इसको हमने सिंधी खंबान बोला, लेकिन यही सिंधी खंबान हमारी कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी अब हम ट्रिब्यूटरी को पढ़ेंगे, सहायक नदियों को पढ़ेंगे बच्चों। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, सहायक नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में लेता हूं और फिर आपको इसकी सहायक नदियों के बारे में बताता हूं। हेडिंग डालिएगा सिंधु की सहायक। सहायक का मतलब क्या होगा, सहायक का मतलब होता है सहारा देने वाला।
और जो भी छोटी मोटी नदी अपना पानी किसी मुख्य नदी के अंदर गिरा के आगे बढ़ने का सहारा लगाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? सहायक बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? सहायक बोलेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, जब सिंधु इस तरीके से आगे बढ़ रही थी, जब सिंधु यहां से निकलने के बाद इस तरीके से आगे बढ़ रही थी, तो यानी कि मैं ही सिंधु बन जाता हूं, इंडस बन जाता हूं। यदि मैं सिंधु हूं तो मेरे ये दो हाथ हैं, ऊपर वाला हाथ मेरा राइट हैंड है, नीचे वाला हाथ मेरा लेफ्ट हैंड है। तो ऊपर से जितनी भी नदियां सिंधु के अंदर पानी गिराएंगी, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। कौन सी साइड से? राइट हैंड साइड से, मतलब दाएं ओर से। और जो यहां से पानी गिराएगी नीचे वाले हाथ की साइड से, तो ये मेरा हाथ है लेफ्ट, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी, यानी कि बाएं ओर की सहायक। तो बच्चों, जो भी नदी बहती है ना, उसकी जो सहायक नदियां होंगी, या तो वो दाएं ओर से सहायक होंगी या वो बाएं ओर से सहायक होंगी। तो सिंधु की जो सहायक नदियां होंगी, तो ध्यान रखेंगे, एक तो दाएं ओर से सहायक होंगी, और एक होगी आपकी बाएं ओर से सहायक। एक होगी दाएं ओर से सहायक, एक होगी बाएं ओर से सहायक, ठीक है। दाएं ओर से जो जो नदियां हम पढ़ेंगे सहायक नदी के तौर पे, एक तो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों शोक नदी, शोक के बाद दूसरी हम पढ़ेंगे गिलगित नदी, एक हम पढ़ेंगे गोमल नदी, और चौथी जो नदी होगी वो हम पढ़ेंगे काबुल नदी। तो ये चारों की चारों अभी आपको मैं सहायक पढ़ाऊंगा। सिंधु नदी के अंदर आपको ये पानी गिराती हुई नजर आएंगी, ये आपके दाएं ओर की सहायक कहलाएंगी। बाएं ओर की सहायक में एक तो हम पढ़ेंगे झेलम नदी, झेलम के बाद हम पढ़ेंगे चिनाब नदी, बच्चों चिनाब के बाद तीसरी जो नदी होगी वो होगी आपकी रावी नदी, चौथी जो नदी होगी वो आपकी होगी व्यास नदी, और पांचवी जो नदी होगी वो होगी सतलुज नदी। ठीक है, तो ये आपको दाएं ओर से और बाएं ओर से अभी मैं सहायक नदियां पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मानचित्र के ऊपर एक बार मैं बहाता हूं, उसके बाद यहाँ से जो भी क्वेश्चन अपने बनेंगे ना वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आ जाइएगा वापस उसी मानचित्र पे। देखिएगा बच्चों, यहां पर एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा, और इस ग्लेशियर का यहाँ पर एक पार्ट है। ये जो बहुत बड़ा ग्लेशियर मैंने आपको बताया, इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। आप लोगों ने खूब सुना भी होगा सियाचिन के बारे में। ये सियाचिन ग्लेशियर पीओके और लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये सियाचिन ग्लेशियर का जो पार्ट है नीचे वाला, इसको बोलते हैं रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर, ये जो रिमो नाम का ग्लेशियर है, इसे सियाचिन की जीभ कहा जाता है। टंग ऑफ सियाचिन के नाम से इसे पुकारा जाता है। तो आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि टंग ऑफ सियाचिन किसे कहा जाता है,
तो मेरे बच्चों सियाचिन की जीभ कहा जाता है किस ग्लेशियर को? रीमो ग्लेशियर को, ठीक है। और यहीं से निकलती है एक जलधारा, निकलने वाली ये जलधारा अपना पानी गिरा देती है लेह के नज़दीक बच्चों, ऊपर से आने वाली सिंधु के अंदर, ठीक है। जिस नदी ने पानी गिराया है यहाँ पर, इस नदी का नाम है मेरे बच्चों श्योक नदी। और इसी श्योक नदी को कहा जाता है मृत्यु की नदी, क्योंकि इस नदी के जल का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। आज तक कोई भी व्यक्ति इस नदी को पार नहीं कर पाया, और जिस भी व्यक्ति ने इस नदी को पार करने की कोशिश की, इस नदी का तेज़ बहाव अपने साथ उसको बहा के ले गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो काफ़ी लोगों की इस नदी के अंदर बहने से मृत्यु हो जाने के कारण इसे मृत्यु की नदी कहा जाता है। डेथ रिवर ऑफ इंडिया के नाम से इसे पुकारा जाता है। ये श्योक नदी बच्चों किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये श्योक नाम की नदी ट्रिब्यूटरी है सिंधु की। किसकी? सिंधु की, ठीक है। देखिएगा, इसी ग्लेशियर से, ये आपका ग्लेशियर है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सारा का सारा पार्ट सियाचिन है ये। ठीक है बच्चों। अब इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, निकलने वाली ये नदी अपना पानी गिरा देती है श्योक में। कौन सी नदी के अंदर? श्योक नदी के अंदर। और जो ये नदी निकली है यहाँ सियाचिन ग्लेशियर से, इसका नाम है नुब्रा। इस नदी को बोलते हैं कौन सी नदी? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, ठीक है। तो नुब्रा नदी ने अपना पानी किस में गिराया है? श्योक नदी के अंदर। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी होगी मेरे बच्चों? सर ये श्योक की ट्रिब्यूटरी होगी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे फिर, आगे बढ़ेंगे फिर। यहां पर पीओके क्षेत्र के अंदर आपका गिलगित क्षेत्र है। ये गिलगित क्षेत्र आपका पीओके में है, और यहाँ से निकलने वाली एक जलधारा अपना पानी गिराती है किसके अंदर? सिंधु के अंदर, ठीक है। और मेरे बच्चों ये जो नदी जिसने पानी गिराया है यहाँ पर, इस नदी का नाम है गिलगित नदी। कौन सी नदी? गिलगित नदी, ठीक है। उसके बाद पीओके क्षेत्र से ही आने वाली एक और नदी जो अपना पानी गिरा देती है किसके अंदर? सिंधु के अंदर। इस नदी का नाम है मेरे बच्चों गोमल नदी। गोमल नदी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान से निकलती है एक नदी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हिंदू कुश पर्वत, वहीं से आती है एक नदी निकल के और अपना पानी गिराती है पाकिस्तान के अंदर इस सिंधु में। इस नदी का जो नाम है मेरे बच्चों वो है आपका काबुल नदी। कौन सी नदी? काबुल नदी, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई।
तो इस तरीके से ये दाएं ओर की सहायक नदियां हैं जो अपना पानी गिराती हुई आपको नजर आएंगी। कौन सी नदी के अंदर? सिंधु नदी के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाएं ओर की सहायक। कौन सी पढ़ेंगे? बाएं ओर की सहायक। बाएं ओर की सहायक में सबसे पहले जो नदी थी हमारी, वो थी मेरे बच्चों कौन सी नदी? झेलम नदी। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है वेरीनाग, और वेरीनाग के अंदर एक झील है शेषनाग। ठीक है, इसी शेषनाग झील से मेरे बच्चों एक नदी निकलती है। निकलने वाली ये नदी पीओके क्षेत्र के अंदर यहां आती है। जहां पर ये आती है इस जगह का नाम है जांग। इस जगह का नाम है जांग प्रांत। तो जांग प्रांत के अंदर आके ये जो नदी है जिसका नाम हम पढ़ेंगे झेलम नदी, ये अपना पानी गिराती हुई आपको नजर आएगी किसके अंदर? चिनाब के अंदर। चिनाब के अंदर। लेकिन बात करें तो इस झेलम नदी के अंदर एक छोटी सी नदी है जो पीओके क्षेत्र से निकल के आएगी और निकलती हुई अपना पानी गिरा देगी मेरे बच्चों पीओके के अंदर ही, झेलम के अंदर। और ये जो नदी है इसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा नदी। कौन सी नदी? किशन गंगा नदी। तो किशन गंगा नाम की जो नदी है मेरे बच्चों ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? सर ये ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की। किसकी है? झेलम नदी की। अब आ जाइएगा, अब हम पढ़ेंगे चिनाब को। बच्चों देखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आपका बाड़ा लाचाला दर्रा है। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर शराब से दर्रे याद करवाए थे, आपको यदि थोड़ा बहुत याद है तो। ठीक है, बाड़ा लाचाला दर्रे के समीप से दो जलधाराएं निकलती हैं। निकलने वाली दो जलधाराओं में एक का जो नाम है ना बच्चों वो है चंद्र नदी, और एक का नाम है बागा नदी। चंद्र नाम की ये नदी जो है ये बागा नाम की नदी के साथ इस जगह पे मिलती है। जहां पे ये मिली उस जगह का नाम है तंडी, और तंडी नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में। तंडी से आगे ये बहते हुए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अंदर जाके जांग प्रांत में अपना पानी प्राप्त करेगी झेलम नदी से। तो झेलम नदी जांग नामक प्रांत के अंदर इस नदी में गिरेगी। तंडी नामक जगह के ऊपर जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो आगे चल के मेरे बच्चों इन दोनों की दोनों जलधाराओं को कहा जाता है कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नाम की ये नदी है। यहां तक बातें समझ में आई होंगी आप लोगों के, है ना? बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, पानी की तरह साफ आपको नजर आ रहा होगा, है ना? कैसे नदियां बह रही हैं भारत के अंदर और कैसे ये नदियों का जाल बनता चला जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में सेट होता चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों ने रोहतांग दर्रा सुना होगा एक। बिल्कुल सुना है सर। ये रोहतांग है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है एक नदी। निकलने वाली ये नदी अपना पानी गिराएगी मेरे प्यारे बच्चों कपूरथला के नज़दीक। किसके अंदर? कपूरथला के नज़दीक। किसके अंदर? चिनाब नदी के अंदर। जो ये नदी पानी गिराएगी इस नदी का नाम है रावी।
और रावी नाम की नदी जब पानी गिरा रही है चिनाब में, तो सीधी सी बात है ये किसकी सहायक है? चिनाब की। और ये जो जगह है मेरे बच्चों, ये कौन सी जगह है? ये है कपूरथला। कपूरथला पंजाब के अंदर ये पानी गिराती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आएगी आपकी मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के निकट एक ताल है, यहीं पर नाम है इसका राकस ताल। राकस ताल ये भी आपका बच्चों क्या होगा? तिब्बत क्षेत्र होगा। ठीक है, राकस ताल से एक नदी आएगी, निकलने वाली ये नदी पंजाब बहते हुए ये चली जाएगी मेरे बच्चों पाकिस्तान में, ऊपर से आके चिनाब इसके अंदर पानी गिरा देगी। ये जो नदी निकल के आ रही है राकस ताल से, इस नदी का नाम है सतलुज नदी। कौन सी नदी है मेरे बच्चों? ये है सर सतलुज नदी। ठीक है, और सतलुज नदी अपना पानी कहाँ गिराएगी? यहाँ गिराएगी, किसके अंदर? चिनाब के अंदर। राकस ताल से निकलते हुए सतलुज नदी सबसे पहले सिपकिल्ला दर्रे से भारत में एंटर करती है। तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम होगा सिपकिल्ला दर्रा। और सिपकिल्ला दर्रे से ही ये भारत के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले क्या करती है? एंटर करती है सर, प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, बात करें तो इस सतलुज नाम की नदी के अंदर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक जगह है व्यास कुंड, और इस व्यास कुंड से निकलने वाली एक नदी अपना पानी हरिके नामक जगह के ऊपर सतलुज में गिराने का काम करती है, और इस नदी का नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने आपको 5 मुख्य नदियां जो बाएं ओर से पानी गिराती हुई आपको अभी नजर आएगी, किसके अंदर? सतलुज नदी के अंदर, सिंधु नदी के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर 5 मुख्य नदियों का मिलन हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। और पांचों की पांचों नदियां ये आगे जब बहना स्टार्ट करेगी पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर इस नदी को कहा जाता है पंचनद नदी। कौन सी नदी? पंचनद नदी। और पंचनद नाम की नदी जो है वो अपना पानी यहाँ पर गिराने का काम करेगी। इस जगह का नाम है बच्चों मिठानकोट। तो मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर देखिएगा, ये सारी की सारी नदियों का पानी ऊपर से आने वाली सिंधु के अंदर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और सिंधु इनका पानी लेके लास्ट में आपको अरब सागर के अंदर गिरती हुई नजर आएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका तंत्र कहलाता है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो तंत्र है इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। सिंधु नदी तंत्र इसे कहा जाता है। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से इसको नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा यहां तक सब बातें क्लियर हुई आप लोगों के?
क्लीन एंड क्लियर है सब बातें। अब सिंधु नदी से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सिंधु नदी से बनने वाले सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे बच्चों। चलिएगा पढ़ना स्टार्ट करें फिर। तो सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, यहां से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी नदी, सबसे पहले पढ़ते हैं श्रीमान सिंधु नदी। देखिएगा बच्चों, सिंधु नाम की जो नदी है ना, यह आपकी एक ऋग्वेद कालीन नदी है और ऋग्वेद काल की ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी जिसका वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किया गया है। जिसका वर्णन ऋग्वेद के अंदर मेरे बच्चों सबसे ज्यादा बार किया गया है। ठीक है, ये जो सिंधु नदी है, यूनान के लोगों ने इस नदी को जो नाम दिया था, यूनान वासियों द्वारा जो इस नदी को नाम दिया गया वो दिया गया इंडस रिवर। और इंडस के कारण ही अपने देश का नाम पड़ा है इंडिया। लेकिन बात करें ईरान वासियों की, तो ईरानियों द्वारा दिया गया जो नाम है मेरे बच्चों, वो है हिंदू नदी। तो ईरान के लोगों ने इसे हिंदू नदी कहा और हिंदू नदी से अपना देश कहलाया हिंदुस्तान। क्या कहलाया? हिंदुस्तान। बच्चों बात करें इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम बिंदु है, वो आपको ध्यान रखना है। उद्गम का मतलब होता है जहां से कोई जलधारा सबसे पहले निकलेगी। तो इसका उद्गम या तो आपसे पूछा जा सकता है हिमालय। तो जब आपसे हिमालय पूछेगा तो ये सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा हिमालय कहलाएगा? आपका ट्रांस हिमालय। या आपसे पूछेगा ट्रांस हिमालय के अंदर रेंज, मेरे बच्चों तो रेंज कौन सी होगी? सर कैलाश रेंज होगी। कैलाश रेंज यदि नहीं पूछेगा तो आप लोगों से पूछेगा ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन सा होगा? चिमायुंगडुंग ग्लेशियर होगा। या आपसे ग्लेशियर ना पूछ के इस ग्लेशियर का पार्ट पूछेगा जहां से ये नदी निकलती है, उसे बोलते हैं बोखरचो हिमानी।
या आपसे पूछेगा कि ये पहचान कौन सी झील के निकट से निकलती है, तो बच्चों झील होगी मानसरोवर झील। और ये सारा का सारा क्षेत्र जो है ये किसका पार्ट है, तिब्बत क्षेत्र का। और ये तिब्बत क्षेत्र कौन से देश का पार्ट है, चीन देश का। ठीक है, तो जब भी आपसे उद्गम पूछा जाएगा यही बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, बाकी यहाँ से कुछ और नहीं पूछेगा। यहाँ से बच्चों निकलने के बाद तिब्बत के अंदर इसका जो नाम है, तिब्बत में नाम है सिंधी खम्बान। और सिंधी खम्बान को बोलते हैं शेर का मुंह। क्या बोलते हैं, शेर का मुंह बोलते हैं। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे बच्चों, तो भारत में सबसे पहले ये नदी कहां से एंटर करेगी, तो भारत में सबसे पहले एंटर जो पॉइंट होगा इसका वो होगा दमचौक, जो कहाँ है सर, लद्दाख के अंदर है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद कुछ और पॉइंट यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो भारत में सबसे पहले एंटर करेगी दमचौक से। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जिट भी करवा देते हैं। चिलाश क्षेत्र से ये बाहर चली जाएगी बच्चों। पाकिस्तान में जब बहना स्टार्ट करेगी तो पाकिस्तान पूरा का पूरा इस नदी के ऊपर टिका हुआ है, तो पाकिस्तान ने इस नदी को अपनी राष्ट्रीय नदी घोषित कर रखा है। तो पाकिस्तान की ये कौन सी नदी होगी, नेशनल रिवर होगी। पाकिस्तान की ये राष्ट्रीय नदी होगी। बच्चों इसका जो मुहाना होगा वो बनेगा कौन से सागर में, अरब सागर के अंदर। इसकी जो कुल लंबाई है – 2880 किलोमीटर है। भारत में जो लंबाई है ट्रिपल 14 है। इसकी जो सबसे लंबी सहायक है वो सतलुज नदी है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी सहायक है, अब नदियों के अंदर एक लंबी होगी एक बड़ी होगी। बड़ी का मतलब वाटर वॉल्यूम से, जो नदी जितना पानी ज़्यादा गिराएगी वो उतनी ही बड़ी सहायक होती चली जाएगी। तो लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी होगी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी तो सतलुज है, लेकिन इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बच्चों वो चिनाब है।
ठीक है, तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी होगी वो कौन सी होगी? चिनाब नदी होगी सबसे बड़ी सहायक नदी। तो इतनी सी बातें आप लोगों को सतलुज सिंधु के बारे में, इंडस के बारे में पता होनी चाहिए, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने एक समझौता भी किया था। इसी को इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट, सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। ये समझौता हुआ था 19 तारीख को 9वें महीने की। 19 तारीख 9वें महीने का मतलब है सितंबर, भाद्रपद महीना देसी कैलेंडर में छठा महीना होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 9वां महीना होता है। 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को एक एग्रीमेंट होता है कराची के अंदर, क्योंकि 1960 के अंदर पाकिस्तान की जो कैपिटल थी वो कराची होती थी। 1967 के अंदर इस्लामाबाद बनी है बच्चों पाकिस्तान की कैपिटल, ठीक है। 1967 से पहले कराची होती थी। तो कराची के अंदर ये समझौता होता है, और ये समझौता होता है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। ठीक है, लेकिन इस समझौते में हम मात खाए और हमें सिंधु और इसकी 5 बड़ी सहायक नदियां, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज है, उन 6 की 6 नदियों के कुल पानी का 20% हिस्सा भारत को मिलता है, 80% हिस्सा पाकिस्तान ले उड़ता है बच्चों। ठीक है, इसी को इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु की सहायक। अब यहाँ से हम सिंधु की सहायक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंधु के बारे में जितने भी क्वेश्चन अपने बनते थे सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां, ठीक है बच्चों। सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शोक नदी। शोक नदी को बच्चों मृत्यु की नदी कहा जाता है, क्योंकि इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, और इस नदी ने हमारी सहायता की है चीन की साइड से होने वाले मंगोलों के आक्रमणों से बचने के लिए। तो मंगोल जो भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, इस नदी को पार ही नहीं कर पाते थे। तो इसका जो दूसरा नाम है वो मृत्यु की नदी है। इसका जो उद्गम है बच्चों वो हम पढ़ ही चुके हैं, रीमो ग्लेशियर, जिसे सियाचिन की जीभ कहा जाता है।
सियाचिन को हमने सफ़ेद पानी की संज्ञा दी थी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। ठीक है, शोक नदी में बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद है झेलम नदी। अब झेलम नदी के बारे में मानचित्र के ऊपर हमने पढ़ लिया था। झेलम नदी का यहाँ से पुराना नाम आपको ध्यान रखना है बस। झेलम नदी का पुराना नाम एक तो है वित्सत्ता नदी, और सिकंदर और पोरस के बीच इस नदी के किनारे युद्ध भी लड़ा गया था। तो सिकंदर की सेना ने इस नदी को हाइडेस्पीज के नाम से पुकारा था। तो इस झेलम नदी का एक और नाम है हाइडेस्पीज। इसे वित्सत्ता नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है, झेलम नदी का जो उद्गम है ये हम पढ़ ही चुके थे कि शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी का दूसरा नाम है अस्किनी। पुराना जो नाम है ना इसका बच्चों वेदों के अंदर वो अस्किनी है। तो इसका वेदों के अंदर नाम है अस्किनी नदी, लेकिन इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है क्योंकि ये चंद्र और भागा नाम की दो जलधाराओं से मिलकर क्या है बनी है। इसे बोलेंगे चंद्रभागा नदी। नेक्स्ट जो नदी है मेरे बच्चों वो है रावी नदी। रावी नदी का दूसरा नाम है परुष्णी नदी। नेक्स्ट है सतलुज नदी। और सतलुज नदी का दूसरा नाम है सतद्रु नदी। ये जो सतलुज नाम की नदी है मेरे बच्चों, इसका उद्गम ध्यान रखेंगे राकसताल से। जो है आपके कौन से क्षेत्र में, मेरे बच्चों तिब्बत क्षेत्र के अंदर। को लंबाई ध्यान रखेंगे 1500 किलोमीटर। भारत के अंदर इसकी लंबाई ध्यान रखेंगे 1050 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है हमारा आज का इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, जल्दी से कीजिएगा इसको नोट, और ये हमारा बड़े शानदार ढंग से कंप्लीट होता है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, बड़े अच्छे ढंग से मैंने ये आपको कवर करवा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही अच्छे ढंग से आप लोगों के दिमाग में भी ये सेट हो चुका होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से यदि आपसे पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूँ उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। तो ये आपको सिंधु नदी के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। आपको सहायक नदियों में ये ध्यान रखना है कि कौन सी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट हैंड साइड में ये आपकी 5 नदियाँ आएंगी, दाएं ओर की मुख्य सहायक नदियों में ये 4 नदियाँ आएंगी। झेलम की जो सहायक नदी थी वो मैंने आपको बताई मेरे बच्चों, कौन सी झेलम की सहायक है सर किशन गंगा। तो मैंने आपको शोक नदी की भी एक छोटी सी सहायक पढ़ाई जिसका नाम है नुब्रा। क्या है? नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी किसके ट्रिब्यूटरी है? शोक नदी की। और आपकी किशन गंगा किसकी सहायक है? झेलम नदी की। ठीक है, झेलम नदी की। झेलम नदी वुल्लर झील के अंदर भी मिलती है, और वुल्लर झील आपकी एशिया की ताजे और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना सा ही, बाकी मिलेंगे
नए रिवर सिस्टम के साथ, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या गंगा रिवर सिस्टम। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को, ढेर सारा प्यार, थैंक यू।